हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीटीसी क्लासेस। आज के इस क्लास के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्टरलाइजेशन। उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे और कौन से टाइप के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें आज के हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टरलाइजेशन का ये टॉपिक। दिस इज द फ्लोचार्ट जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है स्टरलाइजेशन की मेथड को जानने के लिए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि देर इज फिजिकल मेथड, देर इज केमिकल मेथड। सो ब्रॉड कैटेगराइजेशन में दो मेथड होती है, एक तो फिजिकल मेथड होती है और दूसरी केमिकल मेथड होती है। एक और चीज मैं यहाँ से क्लियर करना चाहती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आप देखते हैं, सभी यहाँ पे क्वेश्चंस हो गया, ये चार्ट हो गया, यहाँ पे सभी क्वेश्चन पेपर को टैग करना इजी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं। सो टैगिंग में ही बहुत सारी स्पेस और बहुत सारा जो स्पेस कह सकते हैं, या आई कुड से दी पीवाईक्यू में सब कुछ चीजें टैग करना जो है वो इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप ये चीज को समझ के चलिएगा। ठीक है, जब हम फिजिकल मेथड की बात करते हैं तो थर्मल मेथड आता है और नॉन थर्मल मेथड आता है। थर्मल यानी कि जो टेम्परेचर से रिलेटेड हो, यानी कि हीट से रिलेटेड हो, तो इसको हीट स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। नॉन थर्मल मेथड यानी कि जो हीट से रिलेटेड नहीं होता। तो हम पहले फिजिकल मेथड में देखेंगे थर्मल, नॉन थर्मल। थर्मल के अंदर भी क्लासिफिकेशन है, जिसमें आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पहले आता है, एंड दूसरा आता है मॉइस्ट हीट या स्टीम स्टरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। सो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किस वे से एक्ट करता है? बाय ऑक्सीडाइजिंग द प्रोटीन या रिमूव द पाइरोजन। आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़े ही शॉर्ट में लिखा है रिमूव द पाइरोजन या बाय ऑक्सीडाइजिंग द प्रोटीन। सो इस वे से एक्ट करता है हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। इसके जो डिफरेंट टाइप्स है वो होता है रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन या हॉट एयर अवन। ठीक है, सो ये सेवरल टाइप से जब बात करते हैं हॉट एयर अवन की, सो हॉट एयर अवन में आपने देखा होगा कि 160 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होता है, हम कुल 2 घंटे के लिए रखते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो टाइम होता है वो डिक्रीज हो जाता है फॉर द स्टरलाइजेशन। हम बेसिक याद रखते हैं 162 आवर्स के लिए जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन किस वे से एक्ट करता है? मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एक्ट करता है इनएक्टिवेशन मेथड से। किस तरह से? डिनेचुरेशन करेगा एंड कोएगुलेशन करेगा, किसका? प्रोटीन्स का। डिनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन जो होता है प्रोटीन्स का करने का जो काम होता है, वो हमारे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू होता है। इसमें 3 टेम्परेचर पे काम करते हैं, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो बिलो, एट 100 एंड अबव 100 डिग्री सेल्सियस। जब बात करते हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस की, तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स आते हैं, जैसे कि पास्चराइजेशन मेथड हो गया, जिसमें आता है फ्लैश मेथड, होल्डर मेथड, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। फ्लैश मेथड एंड होल्डर मेथड की जो टेम्परेचर है, ये आप सभी लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा टेम्परेचर कंडीशन पे जो है हम फ्लैश मेथड में रखते हैं एंड होल्डर मेथड। ठीक है, चलो मैं फ्लैश मेथड का बता देती हूँ। कम से कम हम लोग 72 डिग्री सेल्सियस 3 मिनट तक जो है वो रखते हैं, आपको पता ही होगा। 3 मिनट 72 डिग्री सेल्सियस, ये जो फ्लैश मेथड की बात है। जो नॉर्मल होल्डर मेथड होता है, इसका टेम्परेचर कंडीशन आप सभी को मुझे कमेंट करके जरूर से बताना है। जब मैं बात करती हूँ इनफिसेशन की, सो ये जो है टेंडलाइजेशन की तरह सिमिलर है, बट सिमिलर है लेकिन टेंडलाइजेशन हाइयर टेम्परेचर और ड्यूरेशन के लिए काम करता है, वेरा जो इनफिसेशन जो है वो हमारा टेंडलाइजेशन की तरह है, बट 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। ठीक है, इसलिए ये टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस के कैटेगरी में आता है। समझ आया? लेट मी थोड़ा सा रब करते हैं ताकि स्पेस क्रिएट हो सके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चीज की तरफ, टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस में आता है बॉइलिंग, स्टीमिंग एंड टिंडलाइजेशन या फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन जिसको कहते हैं। टिंडलाइजेशन को फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन कहते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या टेम्परेचर कंडीशन है? 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए, 3 दिनों के लिए। 3 दिनों के लिए 100 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट के लिए रखा जाता है। ये है टिंडलाइजेशन मेथड। अब बात करते हैं जब टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ऑटोक्लेव जो है, ऑटोक्लेविंग यहाँ पे इफेक्ट आता है। हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन है वो 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, ये सभी को याद ही होगा। गॉट इट? अब इसके बाद देखते हैं नॉन थर्मल मेथड में। नॉन थर्मल मेथड किस तरह से वर्क करता है? बाय डैमेजिंग न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या आरएनए। सो जो बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए हो या आरएनए हो, जो भी जिस भी टाइप का न्यूक्लिक एसिड है, उसको क्या करने का काम करता है? डैमेज करने का काम करता है। सो इसमें दो टाइप से, रेडिएशन वाला एंड मैकेनिकल स्टरलाइजेशन वाला। जब बात करते हैं रेडिएशन की, तो इसको हम कोल्ड स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई हीट सोर्स की जरूरत नहीं है। रेडिएशन इज काइंड ऑफ कोल्ड स्टरलाइजेशन।
इसमें दो टाइप आते हैं, नॉन आयोनाइजिंग वन एंड आयोनाइजिंग वन। आयंस फॉर्म होना तो आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग मतलब उसके आयोनाइज नहीं हो पाते। नॉन आयोनाइजिंग में आता है इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशन, ठीक है। यूवी एंड इंफ्रारेड जो है नॉन आयोनाइजेशन के कंडीशन में आता है। और जब मैं स्पेसिफिकली यूवी रेडिएशन की बात करूँ तो कौन सा यहाँ पे कितने नैनोमीटर का जो है टेम्परेचर कंडीशन दिया गया है, नॉट टेम्परेचर कंडीशन, कितने वेवलेंथ, इट्स वेवलेंथ पूछा गया है। सो इट इज 253.7, ठीक है। 253.7 का ये जो वेवलेंथ है वो इस्तेमाल होता है ऑफ यूवी रेडिएशन फॉर स्टरलाइजेशन। एंड ये किस कैटेगरी में आता है, यूवी और इंफ्रारेड, ये दोनों भी किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन आयोनाइजिंग के कैटेगरी में आते हैं। जब बात करते हैं आयोनाइजिंग के लिए, आयोनाइजिंग वाला, तो आयोनाइजिंग में आता है हमारा कोबाल्ट 60, एक्स रे, कॉस्मिक रेज एंड गैमा रेज। और हम लोग इसमें जो आयोनाइजिंग वाला इस्तेमाल करते हैं वो सिरिंजेस के स्टरलाइजेशन के लिए मोस्टली इस्तेमाल करते हैं। सो आयोनाइजिंग में आता है कोबाल्ट 60, एक्स रे, कॉस्मिक रे और गैमा रे, सारी रेज, एक्स रेज एंड कोबाल्ट 60 भी इस्तेमाल करते हैं। जब बात करते हैं हम मैकेनिकल स्टरलाइजेशन की, तो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्टली। मैकेनिकल स्टरलाइजेशन इन द सेंस मैकेनिकली आप सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं, कैंडल फिल्टर, सिंटर्ड मेटालिक फिल्टर, एस्बेस्टॉस फिल्टर। जब बात की जाए कैंडल फिल्टर की तो दो टाइप होते हैं, डायटोमेशियस अर्थ फिल्टर जिसको हम कीसल गुड भी कहते हैं, एंड अनग्लेज्ड पोर्सलिन, ठीक है। अनग्लेज्ड पोर्सलिन या डायटोमेशियस अर्थ वाला जो फिल्टर है उसको कहते हैं। देन उसके बाद जो सिंटर्ड मेटालिक फिल्टर होता है एक, एंड जो एस्बेस्टॉस फिल्टर होता है उसमें आपने सीड्स और स्टेरीमेट फिल्टर्स भी सुना होगा। नेक्स्ट ये तो था फिल्टर, मैकेनिकली सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल फिल्टर्स। उसके अलावा मेम्ब्रेन फिल्टर्स भी इस्तेमाल करते हैं, या हेपा एंड अल्ट्रा अल्ट्रा एफिशिएंसी पार्टिकुलेट जो फिल्टर्स होते हैं उसको भी, अल्ट्रा हाई एफिशिएंसी वाले जो फिल्टर्स होते हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं। सो ये भी फिजिकल सेपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक्ट करते हैं, फिजिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करवा के ये एक्ट करते हैं। जब बात करते हैं केमिकल मेथड की, तो ये सब जो अब तक देखा हमने वो सभी चीजें हमने फिजिकल मेथड में इस्तेमाल की। अब बात करते हैं हम केमिकल मेथड की, तो केमिकल में हम लोग गैसीय स्टरलाइजेशन करते हैं एंड लिक्विड स्टरलाइजेशन करते हैं। जब लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड स्टरलाइजेशन यानी कि कोई लिक्विड के इस्तेमाल से डायरेक्ट स्टरलाइजेशन होना, तो क्या क्या हो सकता है उसमें, अल्कोहल हो सकते हैं, हेलोजन हो सकते हैं, या हेवी मेटल हो सकते हैं, ठीक है। अल्कोहल, हेलोजन एंड हेवी मेटल हो सकते हैं। और जब बात करते हैं गैशियस स्टरलाइजेशन की, तो इसमें कौन सा बेस होता है, गैशियस स्टरलाइजेशन जो है अल्काइलेशन के थ्रू एक्ट करता है। अल्काइलेशन करवाता है बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट बैक्टीरिया एज सच, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अल्काइलेशन हो जाता है, ये गैशियस स्टरलाइजेशन इसमें से एक्ट करता है। इसमें कौन से गैसेस यूज होते हैं, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। सो सल्फर ऑक्साइड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, इथिलीन ऑक्साइड हो गया एंड बीटा प्रोपियोलैक्टोन। सो दिस इज ऑल अबाउट दी स्टरलाइजेशन, उनके मेथड, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ये चीजें आपको याद रखना नेसेसरी है। सो मूव करते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, दैट इज हमारा फिजिकल मेथड्स की तरफ, नॉट इक्विपमेंट्स की तरफ। इक्विपमेंट किस चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं, किन किन चीजों के लिए इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, ये सारी चीजों को हम अभी देखेंगे। अब जब बात करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की, तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किस किस चीजों में, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू हम क्या क्या चीजें जो है स्टरलाइज कर सकते हैं, तो पाउडर्स ड्रग हो गए, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से पाउडर ड्रग। देन नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स को हम स्टरलाइज कर सकते हैं। तो जहाँ पे वाटर नहीं हो, जहाँ वाटर नहीं हो वो चीजों को हम लोग ड्राई हीट से नॉर्मली जो है स्टरलाइज करते हैं। जैसे कि नॉन एक्वियस सॉल्वेंट हो गया, इसमें वाटर जो होगा, वाटर या मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो लेस होगा। ऑयल्स जो हो गया, इसमें फैट कंटेंट होता है, लिपिड कंटेंट होता है, फैट्स हो गए, वैक्स हो गए, सॉफ्ट हार्ड पैराफिन हो गया। तो मॉइस्चर, वाटर या मॉइस्चर कंटेनिंग जो थिंग्स होती है, इसको हम ड्राई हीट से नहीं, हम सॉरी, इसको हम मॉइस्चर से नहीं, हम लोग ड्राई हीट से करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर कंटेनिंग थिंग होती है। तो ये चीज एक जनरली याद रख सकते हैं। एम्प्यूल्स और वायल्स, ये चीज स्पेसिफिकली याद रखिए, एम्प्यूल्स हो वायल्स हो दोनों भी हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज करते हैं। और टैल्कम पाउडर को भी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे भी मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर मॉइस्चर आ जाए तो वो टैल्कम पाउडर जो है अच्छे कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे टैल्कम पाउडर हो गया, ऑल दी ऑयली थिंग्स जो होगी वो आ जाएगी, लिपिड वाली थिंग्स आ जाएगी। उसके अलावा नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स आ जाएंगे।
देन ऑयली इंजेक्शन हो गए, इम्प्लांट्स हो गए, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट रहता है बेसिस का वो ज्यादा रहता है। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर स्टरलाइजेशन। मॉइस्चर स्टरलाइजेशन को हम क्या कहते हैं? ऑटोक्लेविंग कहते हैं। सो ऑटोक्लेविंग में हम मॉइस्चर का इस्तेमाल करते हैं, मॉइस्चर वहाँ पे होता है। सो यहाँ पे क्या क्या चीजें जो होती है स्टरलाइज होती है? सर्जिकल ड्रेसिंग की बात की जाए तो स्टरलाइजेशन होगा, कंटेनर्स की बात की जाए, क्लोजर्स की बात की जाए, एक्वियस इंजेक्शन, ठीक है, एक्वियस इंजेक्शन यहाँ पे आएगी, डेक्स्ट्रोस इंजेक्शन आएंगे, देन उसके बाद ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एंड इरिगेशन फ्लूइड्स की बात की जाए तब स्टरलाइज कर सकते हैं। मेटल इंस्ट्रूमेंट होगा तो भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं। देन इंजेक्टेबल्स एंड ग्लास वाइल्स, ग्लास वाइल्स हो एंड इंजेक्टेबल्स हो तो उनको अगेन किससे स्टरलाइज करना है? आपको मॉइस्चर स्टरलाइजेशन करना है। जब एम्प्यूल्स एंड वाइल की बात की जाए तो ड्राई हीट, और जब इंजेक्टेबल्स एंड ग्लास वाइल की बात की जाए तब मॉइस्चर याद रखना है। रेडिएशन के थ्रू जो है हमारा वैक्सीन सिरिंजेस जो होती है उनको स्टरलाइज करने का काम करता है रेडिएशन। देन स्टरलाइज एंटीबायोटिक, देन हॉर्मोन, सूचर्स, प्लास्टिक एंड कैथेटर्स, ये सारी चीजें जो है रेडिएशन स्टरलाइजेशन से जो है स्टरलाइज होती है। नेक्स्ट है केमिकल मेथड या गैसेस स्टरलाइजेशन से क्या क्या चीजें स्टरलाइज हो सकती है? गैसेस क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये फिजिकल मेथड था, केमिकल मेथड था। फिजिकल में दो था, नॉन थर्मल और थर्मल वाला। केमिकल मेथड में क्या देखा था हमने? गैसेस देखा था, और बाय दी लिक्विड वाला था। जब गैसेस की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस होंगे, यानी कि जो टेम्परेचर सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं, जो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से डिग्रेड होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, वो सारे ही सब्सटेंस को हम जो है अ, इस वे से स्टरलाइज करते हैं, दैट इज हमारा केमिकल मेथड से स्टरलाइज करते हैं। सो लाइक हॉर्मोन्स हो गए, वेरियस हीट सेंसिटिव ड्रग हो गए, कैटगट हो गया, ठीक है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंज हो गई, प्लास्टिक सिरिंजेस एंड कैथेटर्स हो गया, थर्मोलेबाइल पाउडर्स हो गए, ये सारे के सारे जो है आपको रेडिएशन या गैशियस स्टरलाइजेशन से जो है, नॉट रेडिएशन, गैशियस स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज करने में हेल्प करेंगे। गॉट इट? नेक्स्ट मूव करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तरफ, वन बाय वन देखते हुए चलेंगे। So, very first one, which wavelength of the UV light provides the maximum germicidal action? कौन सी वेवलेंथ पे यूवी लाइट की? मैंने यूवी लाइट के लिए आपको एक वेवलेंथ याद रखने के लिए कही थी। कौन सी वेवलेंथ पे जो है, कौन सी नैनोमीटर की वेवलेंथ पे जो है हमारा यूवी लाइट एक्टिवली काम करता है? 253.7, 275.5, 283.5, 240 नैनोमीटर। सो आप सभी को पता है 253.7 जो है ये पर्टिकुलर टेम्परेचर कंडीशन, नॉट टेम्परेचर कंडीशन, वेवलेंथ की कंडीशन पे जो है यूवी लाइट जो है मैक्सिमम जर्मिसिडल एक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज बाय विच मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किल किए जाते हैं बाय ऑटोक्लेविंग, ठीक है। बाय विच मैकेनिज्म, यानी कि ऑटोक्लेविंग का बेसिक काम करने का तरीका क्या होता है? कोएगुलेशन करने का ऑफ द सेलुलर प्रोटीन, अल्काइलेशन करने का एसेंशियल प्रोटीन का, स्टॉपिंग द रिप्रोडक्शन, या ऑक्सीडेशन करना है ऑफ द आरएनए ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीडेशन जब आरएनए या न्यूक्लिक एसिड का था तो वो हमने कौन सा मेथड में देखा था? आपको याद करना है कौन सा मेथड में, जहाँ पे हमने यूवी रेज एंड ऑल रेडिएशन वाली चीजें देखी थी, वहां पे वो आता है, तो ये ऑप्शन डी गया। जब बात करते हैं अल्काइलेशन की तो ये गैशियस वाले में आ जाता है। जब कोएगुलेशन की बात की जाए या डीनेचुरेशन की बात की जाए तब जो है ऑटोक्लेविंग यानी कि मॉइस्चर स्टरलाइजेशन वहां पे काम आता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट इज टिंडलाइजेशन। क्या होता है टिंडलाइजेशन को? हम और क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। तो टिंडलाइजेशन कौन से टेम्परेचर कंडीशन पे एक्ट करता है? 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 3 सक्सेसिव डे। मैंने क्या कहा था? 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, 3 दिन के लिए काम करता है, और 3 सक्सेसिव डे के लिए काम करता है, और कितने टेम्परेचर कंडीशन पे काम करता है? 30 मिनट के टेम्परेचर कंडीशन पे। तो ऑप्शन ए जो है वो डायरेक्ट करेक्ट आंसर हो जाता है। टिंडलाइजेशन कौन सा कैटेगरी में आता है? हमने देखा था टिंडलाइजेशन एंड जिसको फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। आपको याद करना है हमने टेबल में कहाँ पे टिंडलाइजेशन पढ़ा था। विच स्टरलाइजेशन मेथड एक्ट बाय इनएक्टिवेशन? इनएक्टिवेशन के थ्रू कौन सा स्टरलाइजेशन एक्ट करता है? आयोनाइजेशन स्टरलाइजेशन, हीट स्टरलाइजेशन, गैशियस स्टरलाइजेशन, या स्टीम स्टरलाइजेशन। इनएक्टिवेशन वाला चीज भी हमने देखी थी कि कौन सा वे में एक्ट करता है। सो ये हमारा जो स्टीम स्टरलाइजेशन है, जिसको हम जो है मॉइस्चर स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, ये इनएक्टिवेशन के थ्रू काम करता है, ठीक है। मॉइस्चर स्टरलाइजेशन भी हम इसी को कहते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्यूल्स एंड वायल्स को किस तरह से स्टरलाइज किया जाता है? ड्राई हीट, ऑटोक्लेव, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। जब ग्लास वायल्स की बात करते हैं तब हम ऑटोक्लेव जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब एम्प्यूल्स एंड वायल्स की बात करते हैं तो हम ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू उसको स्टरलाइज करते हैं।
इंजेक्टेबल्स एंड ग्लास वायल्स आर स्टरलाइज बाय जस्ट, अभी मैंने आपको ये चीज कही थी, बाय ड्राई हीट, बाय ऑटोक्लेविंग, बाय फिल्ट्रेशन, बाय गैसियस स्टरलाइजेशन। तो हमें पता है जब इंजेक्टेबल्स एंड ग्लास वायल्स की बात की जाए तो हम ऑटोक्लेव यानी कि मॉइस्ट स्टरलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इफेक्टिवली रिमूव्स द पायरोजन, पायरोजन को इफेक्टिवली रिमूव करने वाली कौन सी मेथड है? फिल्ट्रेशन है, ड्राई हीट है, पास्चराइजेशन है या केमिकल स्टरलाइजेशन है? ये आपको क्या पूछा गया है कि इफेक्टिवली पायरोजन को रिमूव करने वाली जो कौन सी मेथड है। हमने ये चीज भी देखी थी पायरोजन वाली, तो ये हमारा जो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है वहां पे पायरोजन भी रिमूव होते हैं। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। Ethylene oxide destroy the microorganism by oxidation, chelation and complexation, alkylation and denaturation। तो यहाँ पे आप किस तरह से पता करेंगे कि क्या करेक्ट आंसर है? पहले तो देखिए इथिलीन ऑक्साइड जो है क्या है, ये गैस है, तो ये गैशियस स्टरलाइजेशन की कैटेगरी में चला गया। अगर ये गैशियस स्टरलाइजेशन की कैटेगरी में चला गया तो गैशियस स्टरलाइजेशन किस वे से एक्ट करता है? अल्काइलेशन के वे से एक्ट करता है। इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्काइलेशन के थ्रू जो है इथिलीन ऑक्साइड जो है काम करता है। Syringes are commonly sterilized by employing what? Cosmic ray, alpha ray, beta rays या gamma rays। तो हमने देखा था gamma rays और उसके नीचे जो है एग्जाम्पल syringes ऐसा लिखा था, gamma rays था। कोबाल्ट 60 था, उसके नीचे जो था आपने देखा होगा एक्सरे था। देन हमने देखा गैमा रेज और गैमा रेज के नीचे ऐसा एग्जाम्पल था सिरिंज करके, उस टेबल में जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। सो सिरिंजेस को किस वे से स्टरलाइज किया जाता है? द गैमा रेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। Which of the following is the gaseous chemical method of sterilization? Gaseous method कौन सी है? हेलोजन की, अल्कोहल की, कार्बन मोनोऑक्साइड की या फॉर्मल्डिहाइड की? जब हेलोजन अल्कोहल की बात की जाती है तो ये लिक्विड वे हो जाते हैं, ना कि गैशियस वे। हमारा जो फॉर्मल्डिहाइड है वो हमने गैशियस वाले में भी पढ़ा है, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज कोल्ड स्टरलाइजेशन? मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जहाँ पे हीट का रिक्वायरमेंट नहीं है उसको कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। ऑटोक्लेव, रेडिएशन और ड्राई हीट या गैशियस स्टरलाइजेशन। जब बात की जाती है रेडिएशन की तो इसी को क्या कहते हैं हम? कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज्ड इन स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन में कौन से रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं हम? स्टरलाइजेशन में नॉर्मली गैमा रेज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, गैमा रेज को हम इस्तेमाल करते हैं स्टरलाइजेशन में। कैटगट को किस तरह से स्टरलाइज किया जाता है ये भी अभी देखा था, जस्ट हम जब देख रहे थे इक्विपमेंट्स कौन से स्टरलाइज होते हैं कौन से वे से। सो ड्राई हीट मेथड, ऑटोक्लेव, आयोनाइजिंग रेडिएशन या केमिकल मेथड। सो कैटगट को जो है हम केमिकल मेथड के थ्रू स्टरलाइज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ अ स्टरलाइजेशन? कौन सी जो है मेथड नहीं है स्टरलाइजेशन की? ऑटोक्लेव मेथड है, पास्चराइजेशन मेथड है, स्टेरिलाइजेशन मेथड है, लेकिन हीटिंग विद बैक्टीरियासाइड ये एक मेथड नहीं है स्टरलाइजेशन। ऑप्शन डी इस वजह से करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, नो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन जो है किस वजह से स्टरलाइज किया जाता है? गैस स्टरलाइजेशन, फिल्टरेशन, ऑटोक्लेविंग या हॉट एयर ओवन? हॉट एयर ओवन बोलो या इसको ड्राई हीट स्टरलाइजेशन बोलो, वन एंड द सेम थिंग। और हमें पता है जब डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन की बात की जाए तो हमारा ऑटोक्लेविंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। जैसे कि हॉट एयर ओवन को ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कहते हैं, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन हम किसको कहते हैं? ऑटोक्लेविंग को कहते हैं। बीटा प्रोपियोलैक्टोन इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, सस्पेंडिंग एजेंट, स्टेबलाइजर या स्टरलाइजिंग एजेंट। तो हमें पता है बीटा प्रोपियोलैक्टोन हो गया, इथिलीन ऑक्साइड हमने देख लिया, फॉर्मल्डिहाइड देख लिया, ये सारे जो है गैशियस वे ऑफ स्टरलाइजिंग एजेंट में आते हैं। इस वजह से बीटा प्रोपियोलैक्टोन जो है ये एक स्टरलाइजिंग एजेंट है। The most common method used for sterilization of vaccine among is dry heat sterilization, moist heat sterilization, radiation and both A and B। हमने देखा था कि वैक्सीन को भी किस वे से स्टरलाइज किया जाता है, तो वैक्सीन को हम मोस्टली रेडिएशन के वे से जो है स्टरलाइज करते हैं। वैक्सीन को रेडिएशन के वे से स्टरलाइज करते हैं बिकॉज ज्यादा हीटिंग टेम्परेचर से जो, अगर हम लाइव एटीन्यूएटेड वाली वैक्सीन बना रहे तो डिग्रेड होने की चांसेस ज्यादा होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क ना करे ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस को किस वे से स्टरलाइज किया जाता है? ऑटोक्लेविंग, बॉइलिंग विद वाटर, गैशियस स्टरलाइजेशन या नन ऑफ दिस? डिस्पोजेबल ग्लासेस सिरिंज को, प्लास्टिक सिरिंज को हम गैशियस स्टरलाइजेशन के थ्रू जो है स्टरलाइज करते हैं। ठीक है। थर्मोलेबाइल पाउडर्स है तो उसको किस तरह से स्टरलाइज करेंगे, यानी कि टेम्परेचर सेंसिटिव, ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, इथिलीन ऑक्साइड या यूवी रेडिएशन? तो हमें पता है ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग तो ऑप्शन से चला गया। थर्मोलेबाइल पाउडर्स की बात कीजिए, टेम्परेचर सेंसिटिव है तो यहाँ पे हमारा गैसियस स्टरलाइजेशन कम टुवर्ड्स इफेक्ट, दैट इज इथिलीन ऑक्साइड गैस जो है इस्तेमाल होता है। ऑल ऑफ द गैसेस गिवन बिलो आर यूज्ड फॉर द गैसियस स्टरलाइजेशन एक्सेप्ट? इसमें से कौन सा गैस है जो कि गैसियस स्टरलाइजेशन में इस्तेमाल नहीं होता? फॉर्मल्डिहाइड, इथिलीन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या बीटा प्रोपियोलैक्टोन?
फॉर्मल्डिहाइड इस्तेमाल होता है, इथिलीन ऑक्साइड इस्तेमाल होता है, लेकिन बीटा प्रोपियोलैक्टन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन नाइट्रो और नाइट्रस ऑक्साइड जो है इस्तेमाल नहीं होता। हमने बाकी के सारे एग्जाम्पल में देखे थे, इसलिए सी जो है वो एक्सेप्शन में चला जाता है। Which of the following statement is not true for the dry heat method of sterilization? कौन सी जो statement है इनमें से कौन सी true नहीं है? Usually sterilization is done by heating at a temperature 160 डिग्री सेल्सियस for 2 hours. ये कंडीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी एंड ये कंडीशन करेक्ट है। Destruction of microorganism is affected by the oxidation of essential cell constituent. The method is not suitable for powders and oily things and method is not suitable for surgical dressing. आपको पता है कि सर्जिकल ड्रेसिंग को हम किस वे से स्टरलाइज करते हैं? हम ऑटोक्लेविंग के वे से स्टरलाइज करते हैं, ना कि ड्राइड स्टरलाइजेशन। इसकी वजह से ऑप्शन डी जो है एक्सेप्शन में चला जाएगा। नॉट ट्रू फॉर द ड्राई हीट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। अच्छा, हम पाउडर्स एंड ऑयली सब्सटेंसेस के लिए तो इस्तेमाल करते ही है। And yes, it is not suitable for the surgical dressing. Okay, the way I have interpreted this question is wrong. That is correct. D वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये ऑटोक्लेविंग मेथड से जो है स्टरलाइज हो जाता है। ठीक है, सो डी वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। और आपको यहाँ पे क्या पूछा है? इनकरेक्ट, यानी कि कौन सी चीज जो है इनकरेक्ट वे से जाती है। जबकि पाउडर्स एंड ऑयली सब्सटेंसेस के लिए या ऑयली प्रिपरेशन के लिए हम लोग ड्राई हीट को इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे क्या बोला गया? इट इज नॉट सुटेबल, सो दिस बिकम्स इनकरेक्ट एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बिकम द करेक्ट आंसर। ओके, सो माय वे ऑफ इंटरप्रेटिंग गॉन रॉन्ग कि नॉट ट्रू लिखा है, तो आपको यहाँ पे ये वाला सही दिया है। इट इज नॉट सुटेबल, दैट इज एक्यूरेट इटसेल्फ बिकॉज हम ऑटोक्लेविंग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? नॉट ट्रू। नॉट ट्रू कौन से केस में जो है एक्सेप्शन है? ये वाला करेक्ट है। डिस्ट्रक्शन जो होता है इट इज अफेक्टेड बाय ऑक्सीडेशन, ये वाला भी करेक्ट है। ऑप्शन सी इस वजह से जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, बिकॉज पाउडर्स एंड ऑयली सब्सटेंसेस के लिए तो हम ड्राई हीट को इस्तेमाल करते हैं, ऑटोक्लेविंग मेथड हम सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड जो ड्राई हीट है इट इज नॉट यूज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अगर यहाँ पे ये नॉट नहीं होता तब उस केस में हम कह सकते थे कि ये चीज ऑड मैन आउट हो जाती। इस तरह की चीजें आप एग्जामिनेशन में ना करो, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय गैसियस स्टरलाइजेशन इज कोएगुलेशन, अल्काइलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एसेंशियल सेल कंपोनेंट या न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म गैसियस स्टरलाइजेशन का पूछा गया है, हमने पढ़ा है गैसियस स्टरलाइजेशन की जब बात की जाती है, अल्काइलेशन ऑफ प्रोटीन की बात की जाती है। Dash is defined as the process where all the living microorganisms, including the bacterial spores, are killed. कौन सी ऐसी मेथड होती है जिसमें बैक्टीरियल स्पोर्स भी किल किए जाते हैं? इट इज नन अदर देन हमारा स्टरलाइजेशन मेथड। स्टरलाइजेशन मेथड ही वही मेथड है जहाँ पे बैक्टीरियल स्पोर्स को भी किल किया जाता है। स्टरलाइजेशन ऑफ ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल ऑफ रेडिएशन स्टरलाइजेशन, मॉइस्ट स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन या ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव को क्या कहते हैं हम लोग? मॉइस्ट स्टरलाइजेशन की कैटेगरी में डालते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। Which of the following is the most effective gaseous sterilizing agent? Dibromycin, dibromsalin, ट्राइब्रोमसैलिन, प्रोपियोलैक्टोन एंड क्लोरहेक्सिडिन। तो आपको पता है गैसियस में हमने प्रोपियोलैक्टोन, बीटा प्रोपियोलैक्टोन पढ़ा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। Which of the following chemical is used in the gaseous sterilization? कौन से केमिकल को इस्तेमाल करते हैं? इथिलीन ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, क्रेसॉल या फिनॉल। Which of this is used in the gaseous sterilization? So इथिलीन ऑक्साइड करेक्ट है हमारा आंसर। ठीक है, बट फॉर्मल्डिहाइड को भी इस्तेमाल करते हैं। सो दिस मे बी काइंड ऑफ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो भी एग्जामिनेशन में पूछा होगा, डाउट अराइज हुआ होगा, बिकॉज हम लोग फॉर्मल्डिहाइड की गैस को भी इस्तेमाल करते हैं। एंड यहाँ पे आपको विच केमिकल इज यूज्ड, ओके, आपको डायरेक्टली केमिकल बोला गया है इथिलीन ऑक्साइड, इस वजह से करेक्ट आंसर दिया है, हेंस अवर करेक्ट आंसर विल बी इथिलीन ऑक्साइड। Fractional sterilization is also known as autoclaving, tindelization, pasteurization, incineration. So जो हमारा फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं? टिंडलाइजेशन भी कहते हैं। ऑप्शन बी इस वजह से करेक्ट हो जाता है। मेथड ऑफ स्टरलाइजिंग मेटल इंस्ट्रूमेंट्स, मेटल को स्टरलाइज करने के लिए कौन सी मेथड होती है? एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ऐड करने से, स्टीम अंडर प्रेशर, हॉट एयर ओवन या रेडियो एक्टिव आइसोटोप। स्टीम अंडर प्रेशर को हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर स्टरलाइजेशन कहते हैं, या हम इसको ऑटोक्लेव भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस वजह से करेक्ट हो जाता है कि मेटल वाले जो है हम स्टीम अंडर प्रेशर यानी कि मॉइस्चर स्टरलाइजेशन से स्टरलाइज करते हैं। प्लास्टिक सिरिंजेस की बात की जाए, कैथेटर्स की बात की जाए, तो ये किस तरह से स्टरलाइज होते हैं? हॉट एयर ओवन, हॉट एयर स्टरलाइजेशन, गैसेस स्टरलाइजेशन, मॉइस्चर स्टरलाइजेशन या फिल्टरेशन।
सो प्लास्टिक सिरिंजेस एंड कैथेटर हमारे गैसियस स्टरलाइजेशन से हम स्टरलाइज करते हैं. Which of the sterilization method is used for talcum powders effectively? हमने देखा था talcum powder कौन सा कंडीशन में आता है, ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, गैसियस स्टरलाइजेशन एंड फ्रीज ड्राइंग. तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज उसी वे से हम जो है टैल्कम पाउडर को स्टरलाइज करते हैं. और यही इसी के साथ हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं अपना स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स अलॉन्ग विथ ढेर सारे क्वेश्चन. सो इसी तरह से आपको जो है चीजों को सॉर्ट आउट करते रहना है, सॉल्व करते रहना है, और आप लोग डेफिनेटली डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे एग्जामिनेशन में. जस्ट इसको कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कसिंग सम अनदर क्वेश्चंस, राइट.